हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं क्रैश फोरम के ऑनलाइन वीडियोस जेई और टीजी2 दोनों के लिए। देखिए, इस लेक्चर के देखने से पहले मैं आपको प्योरली रिकमेंड करूंगा कि आप 14th लेक्चर और 15th लेक्चर देख चुके होगे या देख ना, प्लीज, मतलब बिना उसको देखे ये नहीं क्लियर होगा उतना आपको। तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं पिछले अपने लेक्चर्स का, जो 14-15 जो कि लोड कर्व से ही रिलेटेड थे। लोड कर्व किस तरीके से बनाना सीखा था लेक्चर 14 में हम लोगों ने देखा था। आप पावर सिस्टम प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें पावर सिस्टम सर्च करिए, सारे लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज है। फिर आपने करना क्या है कि 14th और 15th लेक्चर में हम लोगों ने 14th लेक्चर में लोड कर्व बनाना सीखा था और 15th लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्या 15th लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने कुछ टर्म, कुछ परिभाषाएं हम लोगों ने देखी, जो कि कुछ था कनेक्टेड लोड क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर, एवरेज लोड, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब आप एक चीज देखिए, मैं आगे लेके चलता हूं आपको। कुछ अनुपात हम लोग यहां पर समझेंगे, कुछ रेशोज हम लोगों ने यहां देखना है। देखिए, यूं तो ये रेशोज, ये अनुपात आपको सब बुक में मिल जाएंगे, फॉर्मूला तो आपको हर जगह मिल जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहां और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होने वाली है कि आप उसको कितनी ज्यादा गंभीरता से उसको समझते हैं, कितनी ज्यादा उस रेशो से कुछ बातों को खींच के निकालते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझना। आपको उस रेशो, उस अनुपात से आपको कुछ बातों को खींच के निकालना है, जो कि उसमें साफ वहां पर दिख नहीं रही होंगी, बट आपको उसमें से छुपी उन बातों को निकालना है, जो छुपे राज हैं उस अनुपात के, उस रेशो के, वो आपने निकालने हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले अनुपात से, पहले रेशो से, जो कि होता है लोड फैक्टर। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाने से पहले एक बात आपको पहले ये बता देता हूं कि ये जो लोड फैक्टर है ये अनुपात है, ठीक है, ये तो मैंने बात कही दी आपसे कि ये अनुपात है। तो क्या करें, ये अनुपात है, अनुपात से हमने क्यों आया ये, मतलब ये रेशोज की बात क्यों आई, सीधी सीधी बात क्यों नहीं करी, क्यों हमने रेशोज में ही चीजें करी। एक एग्जांपल देता हूं आपको, उससे थोड़ा समझ में आता है। देखिए, मान लीजिए आप जेई बन गए हैं, आपकी कुछ इनकम है और आपकी कुछ सेविंग है। अब मान लीजिए मैं 10 से रेट करता हूं, अगर रेटिंग में 10 से दूं तो आप क्या चाहोगे, इनकम आपकी 10 में से 10 हो। आप हमेशा ये चाहोगे इनकम आपकी 10 में से 10 हो और सेविंग आपकी वो भी 10 में से 10 हो। भाई मतलब मैक्सिमम सेव कर रहे हो और मैक्सिमम इनकम हो, तो रेशो क्या है यहां पर, 1। अगर मान लीजिए आपकी इनकम और सेविंग, मान लीजिए आपकी इनकम 10 है और सेविंग आपकी 1 है, इसका मतलब क्या है, 10 में से 1 सेव करते हो खाली, बाकी 9 खर्च कर देते हो। तो इसका मतलब क्या है, आपकी इनकम बाय सेविंग का रेशियो 10 हो गया। तो आप इनसे बातों को, मैं ये इसीलिए बता रहा हूं कि आप कुछ समझें इससे। इनकम बाय सेविंग का रेशियो अगर यहाँ 1 है, इसका मतलब जितनी इनकम है लगभग उतनी सेविंग है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम बैठ रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं नियर टू 1 आया, 1 के करीब आया। अब यही इनकम बाय सेविंग का रेशियो अगर बढ़ता जाए, इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर कम होता चला गया, इसीलिए ये रेशियो, ये अनुपात बढ़ता चला गया। इससे हम लोग समझ क्या रहे हैं कि यार, अगर मैंने कहा आपसे इनकम बाय सेविंग का रेशियो 10 आ रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, यार इनकम बाय सेविंग मतलब इनकम कहीं ना कहीं ज्यादा बैठ रही है और सेविंग कहीं ना कहीं कम बैठ रही है, इसीलिए ये अनुपात बढ़ता जा रहा है। तो आप इस 10 से, मैं आपसे सीधा बोलूं कि इनकम बाय सेविंग का रेशियो 10 बैठ रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब आपने ये बात, देखो किसी ने आपसे बोला नहीं कि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, बट आप इस 10 से समझ गए कि कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर कम हुआ, तो वो ये अनुपात है, ये जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया।
तो ऐसे ही आपको चीज़ों को समझना है। अगर मान लीजिए इनकम बाय सेविंग का रेशियो, अगर मान लीजिए इनकम आपकी 1 है, सेविंग आपकी 10 है, आपका अनुपात 0.1 आया, तो आप 0.1 से क्या समझ जाएंगे कि यार कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर वाला पार्ट ज़्यादा बैठ रहा है और ऊपर वाला पार्ट जो न्यूमरेटर है वो कम बैठ रहा है। इसका मतलब इनकम कम हो रही है, सेविंग ज़्यादा हो रही है। इस तरीके से दिमाग चला के आपको चीज़ों को डिकोड करना है, उनमें से बातों को खींच के बाहर निकालना है। अदरवाइज ये रेशियो केवल मात्र एक फॉर्मूला बन के रह जाएंगे आपकी ज़िंदगी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार। ये तो बुकों में भी दिए हैं, ये तो सब बुक में दिया है, मैं फिर कुछ अलग बता ही नहीं रहा हूँ। अलग जो बता रहा हूँ वो ये चीज़ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको बातें खींच के निकालनी है। ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं रेशियो पे आता हूँ, किस तरीके से हम लोग रेशियो, लोड फैक्टर क्या होता है, और फिर देखेंगे हम लोग उस लोड फैक्टर से और पिछले कुछ टर्मों से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखना है, और देखेंगे कि किस तरीके से पेपर में आपको वो न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो आपको मैं आगे ले जाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए, लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर बेसिकली एक रेशियो होता है जो कि एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड होता है। यहां आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, LF कभी कभी शॉर्ट में लिख देते हैं। मगर मान लीजिए आप लोड फैक्टर को एज अ पावर ले रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? P एवरेज डिमांड है ना यहाँ पे, मतलब एवरेज पावर। डिमांड क्या है? देखो एक चीज जगह कंफ्यूज नहीं करना है। डिमांड को आपने अपने दिमाग में ये चीज लेनी है, डिमांड किस चीज की होती है? लोड की तो होती है, और लोड की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। तो वो कहीं ना कहीं पावर हो गई कि नहीं हो गई? तो डिमांड इज समथिंग रिलेटेड टू पावर ओनली यार, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है यार बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड, तो अब ये डिमांड, देखो मैंने भाई आपसे बोला ना डिमांड लोड, तो कहीं ना कहीं पावर क्या हो गई? मैक्सिमम। तो जो हमारा लोड फैक्टर का अनुपात बना वो क्या बना? एवरेज पावर अपॉन मैक्सिमम पावर। अपने माथे पे गड़वा लीजिएगा ये फॉर्मूला, एवरेज पावर अपॉन मैक्सिमम पावर। जब मैं ये सारे आपको अनुपात बता दूंगा, सारे रेशियोज में आपको बता दूंगा, तब लास्ट में मैं आपको एक प्यारी सी बड़ी ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा इसको दिमाग में रखने की। मजा आएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए, है ना। ये लोड फैक्टर क्या हो गया? एवरेज पावर अपॉन मैक्सिमम पावर। अब आते हैं अपने इस न्यूमेरिकल पे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जेई के लिए हो जाता है, PG2 के लिए केवल और केवल फॉर्मूला, न्यूमेरिकल नहीं है इंपॉर्टेंट। ये बात आप जान लीजिए। चलिए, ये न्यूमेरिकल देखते ही एकदम से टूट मत पड़ना। ठीक है। दुर्घटना से देर भली। 1 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड समझने में लीजिए कि वो कह क्या रहा है, दे क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। एकदम से कूद मत पड़ना। टाइम दिया है आवर्स में, इसका मतलब 24 घंटे का ये ग्राफ बना हुआ है, समझना इन बातों को, डिकोड करना। लोड दिया है मेगावाट में, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, कहीं भूल ना जाना। क्या है? मेगावाट में है, ये अक्सर गलती होती है यहां, मेगावाट में है, क्योंकि कभी मान लो उसने किलोवाट में लोड दे दिया, तो आपको यूनिट में ये चीजें समझनी पड़ेंगी। कैलकुलेट करना है मैक्सिमम डिमांड, यूनिट जनरेटेड पर डे, लोड फैक्टर। बड़े प्यार से समझेंगे, एकदम से नहीं टूटना है। मैंने कहा आप थोड़ा सा ग्राफ को डिकोड करिए। 40, अब देखिए ये ग्राफ क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं 6th आवर पे 40 लोड था मेगावाट का। ठीक है, आपको तो क्या थोड़ा सा ना ये मार्क कर लीजिएगा ताकि क्लियर रहे आपको ना। अब 10th आवर पे 50 मेगावाट था, 12 आवर पे कहीं ना कहीं 60 मेगावाट लोड था, 16 पे कहीं ना कहीं आपका 16 पे 50 था, और सॉरी 16 है ना, ये 16 पे 70 था ये मैक्सिमम, ये 20 पर फिर ये आ गया आपका 40 ही आ गया, और 24 पे ये इस तरीके से 24वें आवर पे फिर से 40 पे आ गया। तो ये आपका ग्राफ बनके तैयार हो गया। वो आपको पेपर में जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही देगा, इतना आपको उस ग्राफ से डिकोड करना है, चीजों को समझना है। ठीक है, अब आप देखिए क्या करने वाले हैं अपन। पहले एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रखते हैं। मैक्सिमम डिमांड, वो पूछ रहा है इस ग्राफ की मैक्सिमम डिमांड क्या है। भाई इसको तो अंधा भी देख के बता देगा।
कि इस ग्राफ में सबसे ज्यादा डिमांड कितनी पहुंच गई है, बताइए। अरे फ्यूचर जेई हो आप लोग, बताओ। देखो 16 से 20, आप देखिए 16 से 20 पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम पहुंच गया, तो मैक्सिमम डिमांड कितनी पहुंच गई, कहीं ना कहीं 70 मेगावाट पहुंच गई। 70 मेगावाट आपकी मैक्सिमम डिमांड पहुंच गई। तो ये पता करना कोई आसान बात नहीं थी। हाँ, अरे कितना तो आसान था यार। देखो ना 16 से 20 पे सबसे ऊंचाई पे गया तो 70 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड हो गई। तो हमें पता चल गया कि यार कहीं ना कहीं 16वें घंटे से 20 घंटे तक जो डिमांड मैक्सिमम जाती है, ग्राफ को डिकोड करना सीखो। 16वें घंटे से 20 घंटे मतलब 24 घंटे का ग्राफ है, तो जो 16वां घंटा होगा और 16वें घंटा और 20 घंटे पे कहीं ना कहीं 16 से 20 घंटे पर 70 मेगावाट पे लोड जाता है बहुत हाई, जबकि आमूमन तक तो 60 यहां पर गया, अदरवाइज आमूमन 50 ही गया है। देखा जाए तो 2 बार तो 50 ही गया है। खैर ये तो इतनी बातों को फिर तो बहुत चीज़ें पता लग जाएंगी, न्यूमेरिकल से भटक जाएंगे हम लोग, तो अभी ज़्यादा आगे इधर उधर नहीं जाते हैं। तो देखिए, तो मैं क्या कह रहा था कि मैक्सिमम डिमांड हम लोगों ने यहाँ पर पता कर लिया है। मैक्सिमम डिमांड के बाद उसने सेकंड बात पूछी है, बताइए यूनिट जनरेटेड पर डे। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब यहां पर आपको पुरानी नॉलेज यूज आने वाली है, बिना पुरानी नॉलेज के अब नहीं होने वाला ये सवाल। पुरानी नॉलेज इन द सेंस लेक्चर 15 इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस कैलकुलेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर 15, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके लिए। चलिए, यूनिट जनरेटेड, सबसे पहली बात हम ये करते हैं, ये यूनिट होता क्या है। ये यूनिट होता है, अरे यार एक यूनिट 1 किलोवाट आवर होती है कि नहीं होती है। इसका मतलब यूनिट क्या होती है, एनर्जी। डिकोड करना है, इन बातों को खींच के निकालना है, उसने कही नहीं है, ये तुम्हें बुद्धि लगा के समझनी है इस चीजों को। तो बुद्धि लगाना तो आपको भली भांति आता है, वो एक अलग बात है कि सही जगह पे नहीं लगाते हो। चलिए, यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट में किस तरीके से, यूनिट कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट, एक यूनिट अपने आप में 1 किलोवाट आवर होती है, और यूनिट इसका मतलब अपने आप में क्या हो गया, एनर्जी जनरेटेड पर डे। अब आइए, यूनिट मतलब एनर्जी जनरेटेड पर डे क्या होता है। आप इसको देखिए, एनर्जी जनरेटेड पर डे, अगर आप पिछले लेक्चर में देखेंगे मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि अगर आपको एनर्जी निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको पावर का इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये बात मैंने बहुत डिटेल में बताई थी, बट स्टिल मैं यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको एनर्जी जनरेटेड निकालना है तो पावर का इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, और पावर का इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, पावर का इंटीग्रेशन अपॉन टाइम पीरियड, और पावर का इंटीग्रेशन क्या हुआ था, एरिया ऑफ द लोड कर्व। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, एरिया ऑफ लोड कर्व मतलब पावर का इंटीग्रेशन आप कब कैसे निकालते हैं। पावर का इंटीग्रेशन का मतलब क्या था, पिछले लेक्चर में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। पावर का इंटीग्रेशन हुआ एरिया ऑफ द लोड कर्व, लोड कर्व का एरिया निकाल लो, वही पावर का क्या हुआ, इंटीग्रेशन। और पावर का इंटीग्रेशन एनर्जी हुई, इसका मतलब हमें यहां पर एनर्जी अगर निकालनी है, मैं इस बात को फिर से बहुत आराम से कह देता हूं, एनर्जी जनरेटेड पर डे मतलब तुमने एनर्जी निकालनी है। ये बात पता कहां से लगी, यहां से पता चली, यूनिट जनरेटेड पर डे के हिसाब से। भाई यूनिट कह रहा है कि यूनिट निकालो जनरेटेड जो हुई है पर डे पे, और यूनिट जो जनरेट हुई है वो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट माने एनर्जी। अब एनर्जी जनरेटेड निकालनी है, एनर्जी क्या होती है, पावर का इंटीग्रेशन, और पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोड कर्व का एरिया, तो एरिया ऑफ लोड कर्व। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि आपने अंत में क्या निकालना है, इसे निकालने के लिए आपको निकालना है एरिया ऑफ लोड कर्व निकालना है, आपको एरिया ऑफ क्या निकालना है, लोड कर्व। अब एरिया ऑफ लोड कर्व, अरे भाई ज्योमेट्री आती है कि नहीं आती, ज्योमेट्री तो आती होगी, इतना तो मैं मानता हूं आती होगी। तो देखिए, इस पूरे लोड कर्व का आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, ये पूरे का एरिया निकालना है। अब भाई एरिया निकालना है तो चलिए निकालिए। 40, देखो इतने पोर्शन का निकालोगे तो 40 इंटू 6 प्लस, वो भाई कंफ्यूज नहीं करना यार, हाँ
ये देखो 40 इंटू 6, अब ये कितना है 50, 50 इंटू 6 और ये 10 के बीच है, इसका मतलब इनका गैप कितना बना 4, तो आपका बेटा 50 इंटू 4 प्लस, ये मैं मिटा देता हूं नहीं तो भाई कंफ्यूज होने से हो जाओगे। अब आप देखिए 10 से 12 के बीच में 60 गया, मतलब 10 से 12 मतलब 2 का गैप और यहां पर 60, यार रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर रहा हूं मैं बस सिंपल, तो 60 यहां है और ये 10 से 12 का गैप है तो इंटू 2, तो 60 इंटू 2, 2 मेरे भाई कहां से आया 10 से 12 में 2 का ही तो अंतर हुआ। अब देखिए 12 से 16 है, ये थोड़ा मिट गया है मैं सही कर देता हूं, हाँ अब देखिए 12 से 16 मतलब 4 का अंतर है और ये कितना पहुंचा 50 में, इसका मतलब 50 इंटू 4, इनको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब देखिए 16 से 20 मतलब 4 का अंतर है 16 से 20 में और ये पहुंचा कितना 70, 70 इंटू 16 से 20 में मतलब 4, और 20 से 24 मतलब 4 का अंतर है और फिर ये कहां से है 40 में, 40 इंटू 4, अब देखिए 4 240, अब देखिए ये कितना आया 1200। अब देखिए गलती सबसे ज्यादा यही होती है, यूनिट मैंने कहा था ना सही से देखना, इसका मतलब ये 1200 आया, मैंने यहाँ पर सबको 40 50 60 इस तरीके से लिखा है, मैंने यहाँ पर कहीं पर भी यूनिट नहीं ली। अब मैं यहाँ पे लास्ट में यूनिट ले लूंगा मेगा वॉट। अब क्या बताइए, मैं यहाँ आवर नहीं लूंगा यार, मैं बिल्कुल लूंगा यहाँ पे मेगावाट आवर लूंगा। आप खुद देखिए मेगावाट तो ये रहा, आप इस तरीके से समझिए, दूसरा पेन ले लेता हूँ, मेगावाट और ये रहा आवर, तो जब मेगावाट का आवर से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में मेगावाट आवर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा भाई, क्यों नहीं निकलेगा। अब आप एक चीज समझिए, इसीलिए ये आपके 2 पार्ट यहाँ पर कवर हो जाते हैं और ये आया, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ना यूनिट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, नहीं तो बहुत गलती हो जाएगी। अच्छा खासा आता सवाल, बहुत आसान बनता है सवाल यार, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मतलब आपसे वो डायरेक्ट लोड फैक्टर पूछ लेगा पेपर में, वो इतना तो नहीं पूछता, बट जाहिर सी बात है आपको सब निकालना पड़ेगा। अब लास्ट टॉपिक करते हैं लोड फैक्टर, मैं लोड फैक्टर को यहीं से कर देता हूँ। अब आप एक चीज़ समझिए, लोड फैक्टर कहीं ना कहीं निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एवरेज पावर अपॉन मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर तो मुझे पता है 70 मेगावाट है, आप कहेंगे सर मैक्सिमम पावर कहाँ, वो तो मैक्सिमम डिमांड है। अरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्र, डिमांड है, डिमांड माने लोड ही तो हुआ, और लोड हुआ मतलब पावर, तो वो मैक्सिमम पावर ना हो गई। मैक्सिमम पावर ये रहा 70 मेगावाट, ठीक है, मैक्सिमम पावर आपकी 70 मेगावाट है। पर बात करेंगे एवरेज पावर। अब ये एवरेज पावर या एवरेज डिमांड कैसे निकले, एवरेज डिमांड या एवरेज पावर कैसे निकलेगी, एवरेज डिमांड एवरेज पावर कैसे निकलेगी, ये आप 1 मिनट सोचिए। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, इसीलिए मैंने कहा कि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का ये लेक्चर आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल और फॉर्मूले में तालमेल अगर एक बार बन जाएगी, न्यूमेरिकल फॉर्मूले की तालमेल बन गई, इसको बना डाला तो लाए झिंगा लाला, ठीक है। तो एवरेज डिमांड किस तरीके से निकालेंगे, एवरेज डिमांड, देखिए एवरेज पावर या डिमांड या लोड, मैंने आपसे पहले ही कहा था पावर लोड बात एक ही है और डिमांड भी बात एक ही। तो एवरेज पावर या एवरेज डिमांड किस तरीके से निकालेंगे, तो पी एवरेज आप लोग निकालेंगे। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं कनेक्टेड लोड को, आपको ये तो पता ही है कि कनेक्टेड लोड क्या होता है, ऑन या ऑफ किसी भी स्थिति में कनेक्टेड लोड को जोड़ दें, मतलब लोड जुड़ा हुआ होगा वही कनेक्टेड लोड कहलाता है, चाहे वो ऑन हो चाहे ऑफ। खैर अब मैं यहाँ से पी एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, पी एवरेज या फिर एवरेज पावर या फिर एवरेज डिमांड। अब आपके आंखों के सामने सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है एवरेज पावर का, एरिया ऑफ द लोड कर्व अपॉन टाइम पीरियड। तो एरिया ऑफ लोड कर्व क्या है, एवरेज पावर में एरिया ऑफ लोड कर्व निकला 1200 मेगावाट आवर, और टाइम पीरियड कितना है पूरा 24 घंटे, 24 घंटे। तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे, लेट इट बी 1200 बाई 24 को रहने दीजिए, अगर नहीं चलो करना चाहो तो कर लो, आप इसे 12 से काट दीजिए,
50 मेगावाट। तो आपका पी एवरेज या फिर एवरेज पावर का या फिर एवरेज लोड का क्या बन के आ गया, एवरेज डिमांड का क्या बन के आ गया, 50 मेगावाट। भूल ना जाना भैया, लोड फैक्टर पूछा है, अभी इतने में खुश नहीं होना। तो लोड फैक्टर कहीं ना कहीं क्या होता है, पी एवरेज अपॉन पी मैक्स। पी एवरेज कितना है, पी एवरेज अपना निकला 50 और पी मैक्स कितना है, देखो एक चीज देखिए, पी एवरेज कितना निकला 50 मेगावाट और पी एवरेज आपका निकला 50 मेगावाट और पी मैक्स क्या निकला आपका 70 मेगावाट। तो मेगावाट से मेगावाट तो कैंसिल होना ही है, ये आपका बनेगा 0.71 और अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहें तो 71.4% हो जाए। बड़ा आसान है यार, ठीक है। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि आप निकाल क्या रहे हो। यहाँ यूनिट जनरेटेड पूछा था, तो यूनिट जनरेटेड मतलब एनर्जी कितनी पैदा हुई, ठीक है। यहाँ आपको लोड फैक्टर के लिए पी एवरेज चाहिए था, एवरेज पावर चाहिए थी। एवरेज पावर क्या होता है, कितनी एनर्जी जनरेट हुई अपॉन टाइम पीरियड। घबराइए नहीं, न्यूमेरिकल करेंगे 2-4, लास्ट में सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए, ये आपका न्यूमेरिकल जो कि लोड फैक्टर से रिलेटेड हो जाता है। एक बात मैं यहाँ लोड फैक्टर के लिए और कह के चलता हूँ कि लोड फैक्टर जो अनुपात है, अभी मैं देखो कुछ चीज़ें इसमें से बताऊंगा कि लोड फैक्टर का अनुपात ऑलवेज रहता है लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 रहता है, हमेशा लेस देन 1 रहता है। अब खुद सोचो, लेस देन 1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पी मैक्स हमेशा ज़्यादा रहेगा, पी एवरेज हमेशा कम रहेगा। मतलब जितनी ज़्यादा जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो हमेशा ज़्यादा रहेगी एवरेज के मुकाबले, है कि नहीं। तो मैक्सिमम तो हमेशा मैक्सिमम ही रहता है, एवरेज तो कम ही होता है, तो ये ऑलवेज लेस देन 1 होती है। बट अब पेपर में बहुत प्यारे सवाल पूछते हैं इससे जुड़े हुए कि लोड फैक्टर 1 से कम होना चाहिए हमेशा, या 1 के बराबर होना चाहिए, या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। किफ़ायती सस्ती पावर जनरेशन के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, सोचिएगा कमेंट में। फॉर द इकोनॉमिक पावर जनरेशन, एक सस्ती पावर जनरेशन के लिए लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 क्या होनी चाहिए। मैं इन बातों को डिस्कस जरूर करूंगा अपने अगले लेक्चर में, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं केवल सारे रेशोज को ही लेके आऊंगा। इस लेक्चर में मेरे को एक रेशो और उसके साथ जोड़ा न्यूमेरिकल बताना था, इसीलिए मैंने बात करी। तो चलते हैं, अभी आपको ये जवाब देना पड़ेगा यार कमेंट में कि फॉर द इकोनॉमिक जनरेशन, फॉर द किफ़ायती जनरेशन क्या होना चाहिए, लोड फैक्टर ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और होपफुली आप एंजॉय कर रहे हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। थैंक यू।